मेरा नाम खालिद महमूद खोखर, मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मलिक नसीर अहमद शवानी का साहब का, जो ज़िम्मेदारा एक्शन कमेटी के यहाँ प्रेसिडेंट हैं, पूरे बलूचिस्तान को देखते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम कासिम खान अचकज़ई साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िम्मेदारा एक्शन कमेटी के। इसी तरह दूसरा हाजी नूर अहमद साहब ज़िम्मेदारा एक्शन कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो तशरीफ़ फरमाएँ। बाकी दो दोस्त मेरे साथ तशरीफ़ लाएँ मुल्तान से। आज हमारे आने का जो मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि पाकिस्तान में हम एक स्लोगन लेके चले हैं जो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं जी। मैं सिंध भी गया हूँ, मैं KPK गया हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, उसके बाद यहाँ कोयटा में हाज़िर हूँ कि ज़राअत बढ़ाओ पाकिस्तान बचाओ। क्योंकि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है कि हम हर साल पाकिस्तान में आबादी का एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, यानी उन ममालिक की आबादी 50-55 लाख है, हम हर साल इतनी आबादी बढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। और आज फूड सिक्योरिटी का जो इशू है आपके सामने है, आप TV देखते हैं सब, कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ पंजाब में ख़ुसूसन 10 किलो आटे का थैला लेने के लिए वो अपनी जानें दे रही हैं। जब वो लाइन में लगती हैं तो 2-2, 3-3 दिन लाइन में खड़ी रहती हैं 10 किलो आटा लेने की खातिर। गुर्बत की यहाँ तक हालत आ चुकी है। हमने पिछले साल गंदम काश्तकारों ने बेची 2200 रुपये मन, हमें 2205 रुपये भी नहीं मिले कहीं। वही गंदम बाद में हमारे एंड कंज्यूमर ने, आम आदमी ने खरीदी 4000, 4500, 5200 तक। 1750 अरब रुपया कोई और खा गया। इसी तरह बाकी हर चीज़ में, आपके फ्रूट, ये वो सब कुछ। मैं जहाँ बैठा हूँ आज बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी का मुस्तकबिल है। यानी जितना यहाँ से हम गल्ला उगा सकते हैं, फ्रूट उगा सकते हैं, सब्जियाँ, ऑर्गेनिक कॉटन ले सकते हैं, वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से ऑर्गेनिक हम नहीं ले सकते। अब मैं पंजाब में कॉटन ग्रोअर हूँ, अब पंजाब में हम ऑर्गेनिक कॉटन नहीं ले सकते, यहाँ से ले सकते हैं। हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ पे हैं। 92 में हमारी कपास की पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, भारत था 1 करोड़ 10। आज भारत चला गया 4 करोड़ पे और हम आ गए 46 लाख पे। यही वजह है कि आज हमारे हुक्मरान कशकोल लेके फिर रहे हैं हर जगह के ऊपर। हमने कशकोल का साइज़ बढ़ा लिया, लेकिन अपने यहाँ पे काम नहीं किया। ख़ुसूसन हमने सीड पे तवज्जो नहीं दी, रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। अगर ब्राज़ील ने चंद सालों में तरक्की की है, आज वो एक्सपोर्ट कंट्री है, तो उसकी वजह एक ही है कि उसका रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 1.75 है, जिस वजह से वो ऊपर गया। चाइना जैसे मुल्क का तकरीबन 1% के करीब है उसका GDP का जो बजट है एग्रीकल्चर की रिसर्च के लिए। हमारी तरजीहात में कभी भी ज़राअत नहीं रही। हालांकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसी भी दौर में, किसी दहाई में, किसी हुकूमत में ज़राअत तरजीहात में नहीं रही। अगर मैं ये कहूँ तो नामुनासिब ना होगा कि पाकिस्तान तरजीहात में नहीं रहा। एक जर्मन कहावत है कि फीड द फार्मर, फार्मर विल फीड द नेशन। कि काश्तकार को खिलाओ, किसान को खिलाओ, किसान पूरी कौम को खिलाएगा। यहाँ पे किसान को तो पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम ना किया गया। यहाँ पर काश्तकार के कोई हकूक नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा। मैं 92 से खुद काश्तकारी कर रहा हूँ। काश्तकारी मेरा शौक़ भी है, मेरा प्रोफेशन भी है। किसान के लिए कहीं भी कोई कोटा नहीं है कि उसका बेटा का एडमिशन हो जाए। आफ्टर रिटायरमेंट उसको कोई किसी किस्म की कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए, कहीं भी नहीं है। बहरहाल आज हम तकरीबन 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी। हमारी जो टोटल इंपोर्ट है वो कोई 80 बिलियन डॉलर की है। जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 31.5 बिलियन डॉलर की है। उस 31.5 बिलियन डॉलर में भी एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो 24 बिलियन डॉलर है। यानी आज भी आपकी कोई एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसके अलावा नहीं है। दुनिया के 21 ममालिक में आर्मी और जवान इकट्ठे खड़े हैं एग्रीकल्चर में।
हमारे यहाँ क्या हो गया कि कॉलोनियाँ बन गई, हमने अपनी ज़मीनें ख़त्म कर दी, आबादी बढ़ा ली, ज़मीनें ख़त्म कर दी। इतनी ज़्यादा कॉलोनियाँ बन गई हैं। एक तो मेरा इस फोरम पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, तमाम इदारों से, कि आइंदा यहाँ पे पाकिस्तान में किसी ज़रूरी रकबे पे कोई कॉलोनी ना बने, कोई भी ना बनाए वो कॉलोनी। क्योंकि हम जो लोग 60 साल से ऊपर चले गए हैं, बाकी लाइफ हमारी बोनस है, अपने बच्चों के लिए सोचना है कि क्या हमारे बच्चे सारी ज़िंदगी देखते रहेंगे कि गैर मुल्क से गंदम आ रही है तो हम खाएंगे? क्या हमारी औरतें लाइनों में लगी रहेंगी? क्या आज का किसान, दो ही लाइनें हैं, किसान यूरिया की लाइन में लगा हुआ खाद लेने के लिए, और हमारी खातून गरीब वो आटा लेने की लाइन में लगी हुई है। हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट एडिबल ऑयल है, कोई $6 बिलियन का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सीड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुल्तान में CCRI सबसे बड़ा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 10 माह से उनको तनख्वाही नहीं मिली, तो रिसर्च यहाँ पे खाक होगी। आप यकीन कर लें, मैं पार्लियामेंट के मैंने बहुत सारे इजलास अटेंड किए, वहाँ कहीं मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे एक उठता है, एक सियासतदान का दिफा करता है अपने लीडर का, दूसरे का करता है, तीसरा तीसरे का करता है, चौथा चौथे का करता है। पाकिस्तान का दिफा करने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। पाकिस्तान से मुराद अवाम का दिफा। कि आज अभी बहुत सारे इजलास हो रहे हैं, उसमें कहीं महंगाई की, गुर्बत की, आज जो गरीब की हालत ज़ार है, क्या उसके जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके कोई बता सकता है कि उसके घर के हालात कैसे हैं? क्या हमने आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? इस वक्त नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। चाइना ने अगर ज़राअत में तरक्की की तो चाइना ने मौजे तन ने उस वक्त पाक अफवाज को, अपनी फौज को, अपनी आर्मी को अब किसान के साथ खड़ा कर दिया। ये नहीं किया कि उसको अलग तनख्वाह दी, ये नहीं है बिल्कुल। उसने आके किसान की सपोर्ट की, और दुनिया में 21 ममालिक में ऐसा हुआ। हमारे पास इस वक्त 18 मिलियन एकड़ जमीन पड़ी है जिसको आबाद किया जा सकता है, वर्जन लैंड है वो, तो वो कौन करेगा? क्या किसान में इतनी कैपेसिटी है? क्या किसान GPS सिस्टम लगा सकता है? क्या किसान पानी की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है? हमारे पास पानी की कमी है उसमें, या क्या किसान वो ज़मीन आबाद कर सकता है? तो मैं आज उन इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ज़मीनें आबाद करके छोटे काश्तकारों में तकसीम करो। आज जिन काश्तकारों के पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ है, वो उसकी इनकम से उसकी फैमिली नहीं चल सकती। अगर वो ज़मीनें आबाद करके उसको दी जाए तो ये मुल्क की फूड सिक्योरिटी उससे बेहतर होगी। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर क्या होगा यहाँ पे? आप यकीन करें कि मैं वो अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता। वो तकलीफ, मैं बार बार वो बात कर रहा हूँ कि जब मुझे एक खातून का पता चला कि वो लाइन में लगी, आटे की लाइन में फौत हो गई, उसके घर उसकी 5 बेटियाँ बैठी हैं जिनके लिए वो आटा लेने के लिए गई थी, और जब उसकी लाश घर के गई है तो उनके पास कफन दफन का इंतज़ाम नहीं था, उनके पास लोगों ने किया। हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन आज हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी ज़ात की जंगें लड़ रही हैं। हमारी और पाकिस्तान की जंग कोई नहीं लड़ रहा, कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की जंग कोई नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। आपस में ज़ाती दुश्मनियाँ निभा रहे हैं। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, क्योंकि हम बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लक नहीं, एज ए किसान हमारा। लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचो। नुकसान में कौन रहा? आज सब जीते हुए हैं, सब ने कोई ना कोई हुकूमत जरूर गुजारी है। आज 13 जमातें हुकूमत में है, इमरान खान भी कहीं ना कहीं हुकूमत में है, अभी था हुकूमत में, PTI भी। तो क्या यानी कि सब हुकूमत, सब जीते हुए, हारा कौन? पाकिस्तान। शिकस्त किसकी हुई? पाकिस्तान की आवाम की शिकस्त हुई। अगर पाकिस्तान की आवाम आज उसके पास घर खाने के लिए कुछ ना हो, हमारे इलाके की मिसाल है, हम दाने कहते हैं गंदम को कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। अगर गंदम घर है तो सारे अक्लमंद हैं, अगर गंदम ही नहीं होगी
हम क्या खिला रहे हैं अपनी कौम को? बाहर से जो गंदम आ रही है उसका म्यार देखा है आपने? कुदरत ने हमें तमाम उन मराहत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें हर चीज दी है। हमारे पास मैदानी इलाका, हमारे पास पहाड़, हमारे पास दरिया, हमारे पास समंदर, हमारे पास जंगलात, हमारे पास चारों मौसम हमारे पास। नहीं है तो सोच नहीं है। मैं माज़रत से कहूँगा, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंटों में नाहल लोग ऊपर आके बैठ गए जिन्होंने बर्बादी करके रख दी, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोई और डिपार्टमेंट। इस काबिल नहीं थी, इस लायक नहीं थी, वो नहीं थे। वो चंगेज़ खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक दफ़ा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशदा रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लायक के ऊपर नलायक नहीं बिठाया, यानी कत्ल से भी बड़ा जुर्म ये था। क्या हमारे यहाँ ऐसा कभी सोचा गया? हमने अपने एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन इदारों के ऊपर कभी कोई टेक्निकल आदमी बिठाया कि जो इनको चला सके? आज इस वक्त ये हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम जो आम लोग हैं, हमें बाहर निकलना होगा, हमें इसके लिए बात करनी होगी, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। मैं आर्मी चीफ से भी गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए, क्योंकि उनके पास एक मुनज़्ज़म इदारा मौजूद है, उनके पास जदीद मशीनरी मौजूद है, कि वो आए रकबे आबाद करके गरीब काश्तकारों में वो रकबे तकसीम करें। जिस तरह कुछ रकबे उन्होंने बिरानी डैम के पास किए। काश्तकार तो बेचारा इस वक्त देखें, काश्तकार कितना, वो क्यों सोचता है इसके लिए, मुल्क के लिए? हम क्यों सोचते हैं? हम सब इकट्ठे क्यों बैठे हैं? काश्तकार की जिम्मेदार की एक मजबूरी है कि वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, तालीम इधर, जायदाद इधर, औलाद इधर, और हत्ता कि उसका ईमान तक इधर है। इसलिए काश्तकार जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए सोच रहा है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा उसने यहीं रखना है, बाहर नहीं लेके जा सकता। हमारे तो और जो हम पे हुक्मरान होते हैं उनकी तो हर चीज़ बाहर होती है। जो ही फारिग होते हैं, हुकूमत से बाहर निकलते हैं, तो बाहर जाके बैठे होते हैं सभी। पाकिस्तान में कौन बैठता है जी? पाकिस्तान में उनकी तरजीह सिर्फ हुकूमत है, अपोजिशन नहीं है। तो इसलिए हम काश्तकारों को, हम जिम्मेदारों को, आम लोगों को हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपने मुल्क के लिए, आगे अपनी नस्लों के लिए क्या करना है। कहीं ये ना हो कि हमारे बच्चे हमारी कब्रों पे आप बैठ जाए कि हमारे लिए आप क्या करके गए हैं। आज इस वक्त मैं बलूचिस्तान में हाजिर हुआ हूँ। जो बलूचिस्तान के बारे में मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, कि ये भी एक सोने की चिड़िया है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बलूचिस्तान कुदरत ने इतना बड़ा बनाया कि पूरे रीजन को खिला सकता है ये बलूचिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान को कभी इस लिहाज से कभी अहमियत दी ही नहीं गई, इसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं गया। अगर चाइना में वहां के जो रेगिस्तान थे, वहां के जो चुलिस्तान थे, वहां के ऐसे हमसे मिलते जुलते, आज वहां पे 100% फार्मिंग, काश्तकारी हो रही है। इंडिया के राजस्थान को देख लें और साथ हमारा देख लें, हमारा रोई सारा उजड़ा पड़ा है, उनका 100% आबाद है। हिंदुस्तान में कपास 70% बरानी है, बरानी 70%। हमारे पास 1 एकड़ भी बरानी नहीं है। वहां के सिस्टम और यहां के सिस्टम में इस वक्त एग्रीकल्चर पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जहां से 15,000 अरब की प्रोड्यूस ली जाती है एग्रीकल्चर से, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या है चारों सूबों और वफाक की मिला के? जीरो। अगर 40-50 अरब खर्च करते तो जीरो ही हुआ ना, जहां से 15,000 अरब लिया जाता है। इस वक्त मैं तमाम इदारों से, हुकूमत से, अपोजिशन से, मैं सबसे गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए कुछ टाइम पाकिस्तान के लिए निकाल लो। अगर पाकिस्तान के बारे में आज ना सोचा गया, अगर पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का ख्याल न रखा गया, दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उसके अवलीन फराइज में शामिल है कि वो अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करे और अमन अमान को बेहतर करे। आज हमारी मैशत का दारोमदार ज़राअत पर है। ज़राअत बेहतर होगी तो मैशत बेहतर होगी, जब मैशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन अमान बेहतर होगा। हमारी हर चीज़ जुड़ी हुई ज़राअत से। इस वक्त फूड सिक्योरिटी, मैशत, अमन अमान, हर चीज़ ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है। तो फिर हुकूमती तरजीहात में ज़राअत क्यों नहीं है? सबसे कम बजट किसको दिया जाता है? ज़राअत को।
सबसे ज्यादा झूठ किस पे बोला जाता है? ज़राअत पर, कि हमने इतने 100 अरब का पैकेज दे दिया, इतने 100 अरब का पैकेज, 1800 अरब का पैकेज दे दिया, 447 अरब का पैकेज दे दिया। खुदा की कसम वो सारा झूठ था, क्योंकि मैं उन मीटिंगों का हिस्सा हूं, मैं उन तमाम मीटिंगों में बैठा हूं। वो सब झूठ निकला। ज़राअत के ऊपर किसी ने कुछ खर्च नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। इस वक्त ज़राअत के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कॉर्पोरेट सेक्टर को लाने की जरूरत है। कॉर्पोरेट सेक्टर ने हम किसानों से पैसे कमाए हुए हैं, वो क्यों नहीं आके ज़राअत करते? दुनिया में करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा का मुनाफा कम है। क्यों नहीं आके हमें ज़मीनें आबाद करके देते? इसलिए उसको लाया जाए, जदीद रिसर्च करवाई जाए। दुनिया में रिसर्च प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। हमारे पास कंपनी मोंसेंटो आई, सिजेंटा आई, बायर आई, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। अगर हमने कुछ चीज़ों में तरक्की की, पैदावार बेहतर हुई, फर्ज किया मेज़ मकई की पैदावार हम 40 मन से उठा के 120 मन पे ले गए, वजह हमने सीड बाहर से मंगवाया। हमने राइस में 30 मन से उठे 120 मन तक हाइब्रिड में चले गए, वो सारा सीड चाइना से आया, बाहर से आया। कपास में क्यों? हमारे पास सीड नहीं है। गंदम में क्यों? गंदम में जो आज से 40 साल पहले हमारी पैदावार थी, जब मैक्सीपाक आई थी, आज तक हुई है, हम उसमें आगे नहीं जा सके। आबादी बढ़ गई है, लेकिन हमने अपनी पैदावार नहीं बढ़ाई, पर एकड़ पैदावार। कॉलोनीज बन गई। मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, आम के बाग काट के कॉलोनियाँ बनाई गई। गुजरांवाला में वो अरूमा है जो दुनिया में कहीं नहीं चावल का अरूमा, खुशबू नहीं आती, वहाँ भी कॉलोनियाँ बन गई। अगर जो महज़ब किसी मुआशरे को ये ज़मीनें होती तो ये एक मरला भी ज़ाहिर ना होता, प्रिजर्व कर लेती उसको उन फसलों के लिए। इसी तरीके से जितनी बेहतर क्वालिटी का सीड बलूचिस्तान में हो सकता है, मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया में कहीं इससे बेहतर नहीं हो सकता। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और वो इन्वेस्टमेंट हमारा छोटा काश्तकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। वो प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए, वो बड़े इदारों को आगे करना चाहिए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन छोटे काश्तकारों पर रहम करें। आपकी बात सुनी जाती है इस मुल्क में, आप हुकूमत को मजबूर करें। आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पूरा, ये ज़मीनें आबाद करके, जिस तरह आपने एक मिसाल कायम की कि बिरानी डैम के नज़दीक कुछ रकबा आबाद करके दिया, उस तरह बाकी बलूचिस्तान को भी आबाद करके काश्तकारों में तकसीम करें। कॉर्पोरेट सेक्टर को लाएं, उसको इन्वाइट करें, उनको कहें कि आपने यहीं से पैसा कमाया है, पाकिस्तान से, यहाँ कुछ इन्वेस्ट भी कर दें। दुनिया में जो भी प्राइवेट सेक्टर जहाँ से कमाता है वहाँ कुछ ना कुछ वो एक हिस्सा इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जी। देखिए, बात है कि हम जो चारों सूबों में जा रहे हैं और वफाक में भी जा रहे हैं जी। हमारी रात जब बैठ के मीटिंग हुई, हमने ये तय किया कि हम इस्लामाबाद में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल के करेंगे, और उसके बाद हम अपना एक अलामिया जारी करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सबको जारी करेंगे। उसमें चारों सूबों की सिफारिशात होंगी, हम सब मिलके बैठ के बनाएंगे। और आपने जितने इशू बताए हैं, जितने ये दोस्त जानते हैं, सबको शामिल करें। हमारा मकसद एक है कि पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में बेहतर हो। पाकिस्तान में जो ज़राअत का कारोबार है इस वक्त ना मुनाफा बख्श है ना बाइज़्ज़त है। हम चाहते हैं कि इसको बाइज़्ज़त और मुनाफा बख्श कारोबार बनाएं। जहाँ तक कोशिश काविश करने की, हम पिछले 10-12 साल से इस पर काम कर रहे हैं। मैंने, ठीक है, मैं बलूचिस्तान में आके हम नहीं कर सके, लेकिन पंजाब में, सिंध में भी, KPK में गया हूँ। हमने सैकड़ों के हिसाब से सेमिनार किए, सैकड़ों के हिसाब से। हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी एग्रीकल्चर डिज़ास्टर पे, जिसमें तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया था और सब आए थे। उसमें अपना मुकदमा पेश किया था। हमने इस्लामाबाद में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा MNAs को इकट्ठा करके 70-70, 80-80 MNA को इकट्ठा करके कि आप पार्लियामेंट में हमारा मुकदमा पेश करें। उनको कहीं बुला के 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पे गुफ्तगू हुई। ये हमने किया। देखिए, हम इंसान जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वो कहती है कुन तू हो जा, फयकुन, बस हो गया। इंसान जब वो काम करता है, उसको तजवीज़, तई, तदबीर, कोशिश, मुश्किल, हर चीज़ का, वक्त का, हर चीज़ का सामना होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको अगर कहें कि हमने हासिल जो कुछ किया है, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे हमने आपके इस वक्त तमाम जो फर्टिलाइज़र जितनी भी, उस पर 17% GST होती थी, आज 0 है जी। आपके पेस्टिसाइड पे 17% GST होती थी, आज 0 है जी। आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी है 17% GST थी, आज 0 है। वो 100% पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की कोशिश काविश पिछले 10 सालों से, आज से नहीं जी,
हम उस पर मुतवातिर लगे हुए हैं, दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि काश्तकारी ना मेरा सिर्फ प्रोफेशन नहीं, मेरा शौक़ है। कोई शख्स अपने शौक़ को कभी नुकसान नहीं पहुँचने देता, क्योंकि मैं खुद एक काश्तकार हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि अगर 1000 रुपये DAP महंगी होगी मेरे ऊपर कितना असर पड़ेगा, अगर बिजली का यूनिट महंगा होगा मेरे ऊपर कितना असर पड़ेगा। फिर मैंने आपसे एक और बात की थी कि हम जो किसान हैं ना, जो ज़िम्मेदार हैं, प्रैक्टिकल जो ज़िम्मेदारा करते हैं, ये काश्तकारी, हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। किसान नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। तो अल्लाह ने उसको दिल भी वैसा दिया हुआ है, वो अपनी फसलों से मोहब्बत करता है, अपने जानवरों से मोहब्बत करता है। उसकी फसल अगर प्यासी खड़ी हो या उसको खाद की किसी चीज़ की कमी हो, उसे ऐसे महसूस होता है कि उसकी औलाद प्यासी है। तो इसलिए हम उस पर भरपूर काविश कर रहे हैं। मैंने किसान डे मनाए हैं, पिछले इस साल हमने दिसंबर में मुल्तान किया था, उससे पिछले साल हमने प्रेसिडेंट हाउस में किया था, उससे पिछले साल गवर्नर हाउस में किया था। हमने कोशिश की है कि अपने इश्यूज़ को सबको बुला के, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को भी, अब बैठ के सब उनसे बातें करें। पाकिस्तान में पहली मीटिंग मैंने की है जी आज तक एक प्राइम मिनिस्टर से, वैसे तो मैं हर प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ। एक मीटिंग मैंने ऐसी की जो 40 मिनट तमाम मीडिया चैनल्स पर लाइव गुफ्तगू थी हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, कि ताकि लोग वो गुफ्तगू सुने कि वहाँ मुकदमा क्या पेश किया जा रहा है, लोगों को पता चले कि इंडियन काश्तकार को क्या मराहत है और पाकिस्तानी काश्तकार को क्या मराहत है। इंडियन काश्तकार को एक बैग यूरिया पाकिस्तानी रुपीज़ में 750 का मिलता है, हमारे यहाँ 3200 रुपये का इस वक्त। इंडियन काश्तकार को DAP पाकिस्तानी रुपीज़ में को 3500 की है, हमारी को 12000 रुपये की है। इंडियन काश्तकार को डेली इंडियन पंजाब में डेली 8 घंटे बिजली मुफ्त मिलती है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। इंडियन काश्तकार को ग्रीन डीजल के नाम से स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल डिस्काउंट पे मिलता है। फिर वहाँ पे रिसर्च के लिए बजट बहुत ज़्यादा रखा जाता है। इंडिया में 140 अरब डॉलर की सब्सिडी है डायरेक्टली फार्मर के लिए, पाकिस्तान में तो ज़ीरो है सर। पाकिस्तान में आप यकीन कर लें, क्योंकि मैं उन 1-2 लोगों में हूँ जो तमाम कमेटियों में होता हूँ, मैं शामिल होता हूँ, तमाम हर जगह पे गया हूँ। मीटिंगें बहुत अच्छी होती है, अमल दरामद आप यकीन कर लें, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा कह रहा हूँ कि ज़ीरो होता है, ज़ीरो। मीटिंग होती है, हम खुश वापस आते हैं, ऐलान होता है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ज़ीरो होती है। और उसका असर किसके पड़ता है? एंड कंज्यूमर के ऊपर, हमारे शहरी भाइयों के ऊपर। अगर आज मैं एक चीज़ को बार बार जो दोहरा रहा हूँ, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो हमारी हैं, इस कौम की हैं। अगर 10 किलो आटा जो मैक्सिमम 1000 रुपये का बनता है, उसके लिए वो सुबह के से लेके शाम तक वो लाइन में खड़ी रहें, मौत भी हो जाए, हत्ता कि एक जगह डिलीवरी हो गई। इतनी मजबूर तो वो थी ना कि इस हालत में वो मेरी माँ, बहन, मेरी बेटी वो वहाँ चली गई उस थैले के लिए। क्या हम मुहज़्ज़ब माशरे में रह रहे हैं? क्या हम मुहज़्ज़ब हैं खुद? क्या हमें इंसानियत है? क्या हम इस लेवल पे सोच रहे हैं किसके लिए क्या करें? यहाँ पे सिवाय तनकीद के और कुछ नहीं होता। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। मेरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद तंजीम, हमने टोटल काश्तकारों की फलाह के लिए, हमारी पॉलिटिकल नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, हमारी कोई सियासत से कोई तल्लक नहीं है। हमारे साथ तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हैं, हमारे साथ PTI के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, हमारे लिए सब ही काबिल एहतराम है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कोई ताल्लुक नहीं है जी। हमने किसानों के लिए काम करना है। देखें जी, मैं पहले जा रहा हूँ जी, 4 सूबों में गया हूँ जी, आज ये आखिरी सूबा है जी। इसके बाद हम इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो करेंगे 4 सूबे मिल के, ना कि मैं अकेला करूँगा। बल्कि जब हम मिल के करेंगे तो उसमें ये होगा कि कम अज़ कम हम एक दिन पहले बैठेंगे, जो हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो सब मुश्तरका तय करेंगे। उसमें यह नहीं होगा कि अकेला मैं पंजाब से हूँ कि मैं अकेला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। वो हमारा एक मुतफ़िका तौर पे एक पेपर तैयार होगा जिस पे हम सारे मिल के वहाँ पर बैठ के बात करेंगे। उसके बाद हम बेशक उनसे जाके मुलाकात भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे। आज मीडिया के थ्रू भी उन तक बात जा रही है। हमारा बात, मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल काश्तकार, बात करने का जो मकसद है जी, मकसद ये है कि हमारे पास जो ज़मीनें पड़ी है ना,
काश्तकार की वो कैपेसिटी नहीं है। मैं ज़िम्मेदार बड़ा लेकिन मैं काश्तकार बड़ा हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट कहे कि ये 100 एकड़ रकबा आबाद कर दो, कि मैं बिल्डोज़र ले आऊँ, ये ले आऊँ, मैं उसको आबाद कर सकूँ। मैं तो एक मुनज़्ज़म इदारे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी इस मुल्क में कोई एमरजेंसी होती है हम उनको बुलाते हैं। यानी पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, टीवी पे खबर चल रही थी कि डीजी खां में एक ट्रैक्टर ट्राली गिर गई नहर में और बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। तो टीवी पे खबर के आर्मी के गोताखोरों को बुलाया गया। तो मैंने उस पर यह कहा कि ये हमारी जो मईशत है ना इस वक्त, जो ज़राअत है, वो भी एक गड्ढे में गिर गई है, इसलिए अब उन्हीं गोताखोरों की ज़रूरत है इस वक्त। देखें ना, हमने उस इदारे, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, वो इदारा हमसे तनख्वाह लेता है। तनख्वाह कौन देता है? ये कौम पे करती है। अगर हमारे पास 9 लाख की फ़ौज बैठी है, अगर हम उनसे उसी तनख्वाह में फूड सिक्योरिटी का काम ले लें, जो दुनिया के 21 ममालिक का मॉडल है, पाकिस्तान अकेले का नहीं होना, 21 ममालिक, और सबसे बड़ा चाइना। और चाइना, जब से चाइना बना है, मौज़े तन ने यह काम शुरू किया था, तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? हम पाकिस्तान में अपनी पाक फ़ौज को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर सकते? हम उन जवानों को बुला के क्यों नहीं कहते कि आए हमारे साथ शाना बशाना खड़ा करें? क्योंकि फूड सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी दोनों साथ साथ है। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, हमारे पास 9 लाख की बजाय आप 1 करोड़ की फ़ौज कर लें, अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो बॉर्डर सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती। अदालत में मैं किस बेस पे जा सकता हूँ? आज मैं जिस लेवल पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट वहाँ से ले रहा हूँ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस पे कानून साजी होनी चाहिए। जब तक कानून साजी नहीं होगी मुझे कोई स्टे नहीं मिलेगा। कानून किसने बनाना है? पार्लियामेंट ने बनाना है। इस पे कानून साजी यहाँ तक होनी चाहिए कि मैं एक ज़िम्मेदार हूँ। मैं अगर अपने ज़रई रकबे पे घर बनवाना चाहता हूँ तो मुझे उसकी इजाज़त लेनी चाहिए, और तमाम मुहज़्ज़ब मुआशरों में ये है कि ज़रई रकबे को आप किसी और इस्तेमाल में नहीं ला सकते। जब तक उसके लिए कानून साजी नहीं होगी उस वक़्त तक हम जो मर्ज़ी कर लें नहीं हो सकता। और सर मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इदारा है NARC या PARC, दोनों इकट्ठे काम करते हैं। NARC के पास 1400 एकड़ ज़मीन है इस्लामाबाद चक शहजाद में, वहाँ कॉलोनी बन रही थी, रिसर्च की ज़मीन 1400 एकड़। तो क्या हुआ? पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने शेलिंग बर्दाश्त की, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ, रबड़ बुलेट्स, वाटर कैनों का इस्तेमाल हुआ हमारे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हमने जाके वो रुकवाई। मुल्तान सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़मीन पुलिस को दे दी गई, अलाट हो गई, कब्ज़ा हो गया, उसके लिए भी हमने डंडे खाए, हमने वापस ली। जिस मुल्क में आपके रिसर्च के इदारों की ज़मीन पे कॉलोनियाँ बनने लग जाएं या किसी और को, वहाँ पे क्या तरक्की होगी? जिस मुल्क में आज हम कहने को पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है दूध के लिए, आपको कहीं से 1 लीटर खालिस दूध मिलता है? क्या हमारे खालिस दूध का और सनतकार का पानी का रेट बराबर नहीं? आप चेक कर लें। क्या अब यहां पे माफिया का राज नहीं है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाता है? क्या उसको प्रोड्यूस का वो अपना रेट खुद फिक्स कर सकता है? उसको है इख्तियार। एक मोची अपना जूता बनाता है, अपना रेट खुद फिक्स करता है। पाकिस्तानी काश्तकार को वो रेट नहीं मिल सकता। क्या पाकिस्तान में फ्यूचर मार्केटिंग है? दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि मैंने 2 साल बाद ये चीज़ काश्त करनी है, मुझे ये रेट मिलेगा। पाकिस्तान में तो सेम डे सुबह का रेट और है, दोपहर का और है, शाम का और है। ये सारे जो दोस्त बैठे हैं फ्रूट का काम करते हैं, इन्हें पता होता है हमारा ट्रक जा रहा है मुल्तान मंडी में, लाहौर में, हमें ये रेट मिलेगा। बाज़ औक़ात इनके साथ ये भी होता होगा कि ट्रक वाले का फ़ोन आया होगा कि जी मैं आपका तरबूज लेके आया हूँ लेकिन आपका किराया पूरा नहीं हो रहा। ऐसा भी होता है दुनिया में। इंडिया में आपको ले लें, इंडिया में 31 करा पे स्पोर्ट प्राइस है, 31 करा पे काश्तकार को प्रोटेक्शन दी गई है। पाकिस्तान में सिर्फ गंदम पे, शुगर केन की इंडिकेटर प्राइस है, उसके भी मकसद है कि काश्तकार मैक्सिमम गन्ना काश्त करें। उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। आप कह रहे हैं कि ज़मीनें आबाद करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इतने लोग ग्रेजुएट्स फारिग हो रहे हैं सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से,
उनसे जिम्मेदार कैसे पैदा उठा सकते हैं कि वो अपनी रिसर्च उन्होंने की है और वो अपनी जिम्मेदारों को आपने सर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू लिया जी, मैं आपका बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई बात भूल गया था, आपने मुझे याद करवा दी। हमने अपनी ज़राअत का बेड़ा गर्क कहाँ से किया जी? उसमें उस वक़्त में भी हम में से अक्सर पैदा ना हुए हो। 1960 की दहाई में जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी है तो उन्होंने मॉडल लिया था लायलपुर यूनिवर्सिटी को, जो अब फैसलाबाद है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से थी। और हमने क्या किया, उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली। अब वहाँ से हम बाबू प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के पास है, पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ ये कोई ना कोई इंटरनेशनल या नेशनल कोई एजेंडा ज़रूर है, जो मैं आज देख रहा हूँ जब से मैं ज़राअत में, कोई ना कोई इशू ज़रूर है। आप कपास में आगे क्यों नहीं जा सके, पीछे आए हैं? यानी हम 1/3 ले रहे हैं जो हम पहले ले रहे थे, कपास 1/3 पे आ गए हैं जी। मेरी खुद ख्वाहिश है, हम खुद चाहते हैं कि उन ग्रेजुएट को इन्वॉल्व किया जाए, उनको ज़मीनें दी जाए। बल्कि जिस तरह एक MBBS डॉक्टर जब MBS कर लेता है तो उसको जाके 1-2 साल के लिए हाउस जॉब करना पड़ती है, तो हमारे वो ग्रेजुएट भी उन ज़मीनों पे आके वो कम से कम 1-2 साल प्रैक्टिकल हाउस जॉब करें। अगर हमने मुल्क में तरक्की करनी है, हमने क्या काम किया है, उन ग्रेजुएट्स को वो पेस्टिसाइड बेचते हैं, फर्टिलाइज़र बेचते हैं, ये काम करते हैं, उनको कुछ पता नहीं ज़राअत में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको रिसर्च की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि आपका एक आर्मी चीफ बनता है या एक फ़ौजी, अगर उसको काकुल अकेडमी में उसको सिर्फ किताबें पढ़ाई जाए, प्रैक्टिकली कुछ ना सिखाया जाए। एक MBBS डॉक्टर को अगर जब वो MBBS सिर्फ किताबें पढ़ाई, साथ अस्पताल ना हो, तो वो क्या बनेगा? ये सिर्फ ज़राअत के साथ हुआ है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं इस दौर में, इन 10-12 सालों में, जिसको जाके मैंने रिक्वेस्ट ना की हो। पंजाब के जितने भी CM सबको मैंने रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए ये रिसर्च वापस यूनिवर्सिटियों को दे दो, लेकिन बाई गॉड मैं फेल होगा, मेरे हाथ खड़े हैं। मैं आज चारों सुबह में मिलकर हम ये कोशिश करें, अगर हम सारे मिल जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं, हो सकता है कि हम रिसर्च वापस उनको दिलवा दें, हम कामयाब हो जाएं। जी मेरे पास इस वक्त जो एग्जैक्ट उसका डेटा नहीं है। हमने जो एक डेटा निकाला, डेली 1500 एकड़ ज़मीन हाउसिंग में जा रही है। इसके सिलसिले में हमने जब तो यहाँ डैम का सिलसिला यहाँ इस मतलब बारिश हुई, बलूचिस्तान को जितना नुकसान डैमों ने किया, क्योंकि रेत के डैम थे, बह गए वो पानी में शहर को भी, फसलों को बाहर सकता। तो इसमें एक चेयरमैन साहब थे, मैं उसका नाम नहीं लेता, सरकार को मुलाजिम है, नहीं नाम लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए। बादशाह की मर्जी या इनाम दे, तो उसको सिर्फ इसी बेस पर वहाँ से CMIT के चेयरमैन थे, वहाँ से हटा करके जूनियर पोस्ट पे रखा गया कि उसने इरिगेशन के सिलसिले में ये जो बात की डैम इसमें इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन ये सता। तो अब ये सैलाब को बलूचिस्तान से पाकिस्तान का रक्षा मैंने किया, बलूचिस्तान भी जो हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ज़ेरे हुआ है, जिसमें मैं पटिशन वो उसका अनुमान है द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बलूचिस्तान जनरली एंड पर्टिकुलरली इन कोयटा। तो ये साहिबान बताएं कि क्या करेंगे? देखें जी, मैं उनसे भी, मैं एग्रीकल्चर के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम इस कम पानी के साथ जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी लेके नहीं आते उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया में हुकूमतें इस पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, पाकिस्तान में भी ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक प्लस हमारी टॉप प्रायोरिटी, हम पिछले मेरे ख्याल 40 साल से हमने कोई डैम नहीं बनाया। हमारी टॉप प्रायोरिटी पे डैम बनने चाहिए हर सूबे में, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है।
देखें ना जी, ज़राअत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। उसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसालें दे दूँ। 9/11 हुआ, इस मुल्क में पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से ये मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा, कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई, कोई अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। अगर कोविड-19 कोरोना में अगर लॉकडाउन हुआ पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस ज़राअत और किसान की वजह से कोई भूख से नहीं मरा। लेकिन अब इस ज़राअत में इतनी कमी आ रही है पर एकड़ पैदावार में, रिसर्च में, सीड क्वालिटी सीड हमारे पास नहीं है। दुनिया में जो सीड इस्तेमाल होता है 100% सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल होता है। हम पता कितना करते हैं? कॉटन में 0, गंदम में 15%। यही वजूहात हैं जो जिस पे हम अपनी रिसर्च, हम पानी फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसके ऊपर हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब तो दुनिया में बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं जिनको हम अडॉप्ट करें। बाकी